एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑफ अपनी कक्षा फॉर क्लास 9th एंड 10th एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद येट अनदर चैप्टर फ्रॉम हिस्ट्री एंड दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। आप लोगों को मेरी सारे वीडियोस भी बाकी चैनल पर मिल जाएंगी, तो उनको देखना ना भूले। चैप्टर के टॉपिक्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो टॉपिक्स हैं, ये एक ऐसा समय था जहाँ पर सारे लोगों को बदलाव चाहिए था। रशियन रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन पेट्रोग्राड में होता है, अक्टूबर में बहुत सारे रेवोल्यूशन होते हैं जिसके बाद तकदीर बदल जाती है। और रशिया की जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस होता है उसकी क्या इमेज अब लोगों के सामने बन के आएगी। तो बच्चा लोग, हम लोगों ने ये पूरा का पूरा चैप्टर पूरी की पूरी फर्स्ट चैप्टर की हिस्ट्री से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए खोल दी थी और अब रशिया में भी लोगों को बदलाव की एक भावना थी। अब ये बदलाव की भावना धीरे धीरे यूरोप के लोगों तक कैसे पहुंचेंगी, वो सारी चीजें आज हमें इस चैप्टर में कवर करनी है। सो नॉट एवरीवन इन यूरोप ऑब्वियसली वांटेड अ चेंज। हर लोग जो है चेंज नहीं चाहते थे, बट देयर वर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड थे। सो सबसे पहले हमारे पास थे लिबरल्स, रेडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव्स। जो लोग यूरोप में बदलाव चाहते थे वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड थे, तो जो सोसाइटी की समझ अलग अलग रखते थे। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर लिबरल होते थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे डायनेस्टिक रूलर से। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि कोई भी राजा उन पर रूल करे, जैसे कि अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन वालों को आज़ादी मिल गई है, वो उनको भी आज़ादी चाहिए थी। तो जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि सरकार जो है उनके पास बहुत सारे अधिकार नए रहे, बल्कि एक इलेक्टेड सरकार रहे और वो उनके हिसाब से सारे कायदे कानून बनाए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, कानून हो और एक बहुत ही अच्छी जुडिशरी हो जो भी लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करे उसको सजा मिले। बट यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, यानी कि वो किस में बिलीव नहीं करते थे, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी में हर किसी को वोटिंग अधिकार देने का वो नहीं सोचते थे, और वो हर किसी को वोटिंग राइट्स स्पेशली वुमेन को भी नहीं देना चाहते थे। दूसरी तरफ थे रशिया को बदलने वाले लोग, जो चाहते थे वो थे रेडिकल्स, और वो चाहते थे कि जो भी जनता चाहती है वही हो। वो वुमेन सफ्रेगेट में भी बिलीव करते थे, यानी कि वो वोटिंग राइट्स वुमेन को भी देना चाहते थे। उसी के साथ साथ बच्चे लोग वो अपोज करते थे बड़े बड़े फैक्ट्री और वेल्दी ओनर्स को, और वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि सब लोगों में सारी चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और तीसरा ग्रुप था कंजर्वेटिव्स का। कंजर्वेटिव दोनों ही ग्रुप्स को, रेडिकल्स और लिबरल्स को अपोज करता था, क्योंकि ये वही लोग हैं जो ये चाहते थे कि हाँ, हमें ये तो समझ आ गया है कि बदलाव होना चाहिए, पर बदलाव हम कैसे चाहेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो या फिर बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। तो ये चाहते थे कि धीरे धीरे चीज़ें बदले, स्लोली स्लोली। अब ये सारे लोग आपस में लड़ेंगे और यहाँ पर बहुत सारे रेवोल्यूशन, बहुत सारी क्रांतियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड दी सोशल चेंज। अब बच्चे लोग, वो कौन लोग थे जो सोसाइटी में चेंज लेके आने वाले हैं? इस समय पॉलिटिकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहे थे। ये एक ऐसा समय था जब जहाँ पर लोगों को सामाजिक और आर्थिक बदलाव चाहिए था। नई नई सिटीज़ आ रही थी, इंडस्ट्रीज बनती जा रही थी, रेलवेज भी एक्सपैंड हो रहे थे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आने वाला था, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ रहा था और पैसे से आती अकल। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती जाती है और बहुत सारे लोगों को फैक्ट्रीज में लेके आया जाता है, क्योंकि पैसा कमाना है और जो जितना ज़्यादा पैसा कमाएगा वो उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर पाएगा। बट कोई भी वर्कर्स के बारे में नहीं सोचता है। वर्कर्स को बहुत घंटों तक लाइनों में लगना पड़ता है और उनको पैसा भी इतना नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो जाती है। इंडस्ट्रियल गुड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। उनकी हाउसिंग और सैनिटेशन का भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। इस वजह से इतने सारे लोगों के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही होते हैं, जो लिबरल्स और रेडिकल्स होते हैं, इन लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने लगता है। सो इंडस्ट्रीज जो थी वो कुछ ही लोगों के हाथ में थी और लोग चाहते थे कि वो सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो धीरे धीरे यहाँ पर बच्चे लोग वो क्या करने लगेंगे, वो जो भी प्रिविलेज एरिस्टोक्रेसी एंजॉय करती थी वो उसको बिल्कुल बहिष्कार करने लग जाएंगे। अपने लेबर रूल्स में और हर चीज़ में वो छूट चाहते थे। और बहुत सारे नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स चाहते थे कि अगर हमें इस चीज़ से आज़ादी पानी है तो हम लोगों को करना पड़ेगा क्रांति। और क्रांति करने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें करेंगे, वो मदद भी लेंगे और बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज को भी बुलाएंगे और उनसे चीज़ें सीखने की भी कोशिश करेंगे। नेशनलिस्ट बात करते कि हम अपना नेशन बनाएंगे, ये पूरी की पूरी सिचुएशन हो रही है। और वो बहुत सारी सीख 1815 गिउसेppe मज़ेरे, एक बहुत बड़े इटालियन नेशनलिस्ट, उससे बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। और बहुत सारे इंडिया में भी इसके एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सो अब देखते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम जो चल रही थी वर्कर्स के साथ, इसका सोल्यूशन कैसे आने वाला है। तो एक आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है जिसका नाम है सोशलिज्म। और वो सोशलिज्म कैसे आएगा और वो क्या होता है? सोशलिज्म होता है जहाँ पर हर चीज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर द मेंबर ऑफ फैमिली एंड एज पर द सिचुएशन। किसी के भी इंसान में एक्सट्रीम पावर नहीं होनी चाहिए, किसी के भी हाथ में एक्सट्रीम
जो है वेल्थ नहीं होनी चाहिए। तो परहैप्स ये सारी सोसाइटी कैसी होगी, कैसे दिखेगी, इसको सोचते-सोचते बहुत सारे लोगों की अटेंशन उसकी तरफ चली जाती है। तो सोशलिस्ट चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल भी ना रहे और वो एक उसको सोशल इल समझते थे, यानी कि एक बीमारी है। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर आपको ये कहूँ कि जो मान लीजिए की प्रॉपर्टी है वो सबके हिस्से में बराबर बाँट दी जाए, तो सम पीपल माइट एग्री विद दैट बट सम माइट नॉट एग्री विद दैट एंड दैट इज़ व्हाट वाज़ हैपनिंग इन दी एंटायर रशिया। तो अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ में आता था कि क्या करना चाहिए, तो सोसाइटी को क्या सिंगल इंडिविजुअल्स को चलाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखते-देखते यहाँ पर एक चीज़ समझ में आएगी कि लोगों का बहुत डिफरेंट विजन्स था, जिसमें से बच्चे लोग एक नाम याद रखना, रॉबर्ट ओवन जो थे, एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर्स, वो कोऑपरेटिव बनाते हैं और वो कहते हैं कि अगर हम सारे लोग मिलके कुछ करेंगे तो सबसे बेहतर है और जो भी प्रॉफिट होगा उसको हमें शेयर करना चाहिए। सो जब ये लोग पूरा का पूरा गुड्स जो भी बनाते थे और उसको शेयर करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी आइडियोलॉजी सबको लगने लगी, क्योंकि मेहनत कुछ लोग करते थे बट प्रॉफिट कोई और ले जाते थे, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक फिगर लोगों को लगता था। उसी के साथ साथ जो लोग कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, दो बहुत ही बड़े यहाँ पर आपको फिलोसफर्स दिखने को मिलेंगे जो कि अपने आइडियाज़ बोलेंगे। और मार्क्स कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी कैपिटलिस्ट है और वो सारे के सारे लोगों से काम करवाती है, सारा का सारा प्रोडक्शन फोकस करता है बट फ़ायदा कोई और उठा रहा है। तो ये सारी सिचुएशन देखते देखते जो है पता चलता है कि वर्कर्स की जो है बिल्कुल भी सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही है। वर्कर ही यहाँ पर मेन फोर्स हैं हर एक प्रोडक्शन का, बट उनको उनकी जो भी रिस्पेक्ट है वो नहीं मिल पाती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों को वर्कर्स को कन्विंस करना पड़ेगा ताकि वो कैपिटलिस्ट के साथ लड़ाई झगड़े करें, और लड़ाई झगड़े होंगे सिर्फ और सिर्फ रेवोल्यूशन से। तो ये जो सपोर्ट होता है सोशलिज्म का, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर सोसाइटी, ये कैसे शुरू होता है? 1870s तक सोसाइटी का जो सोशलिस्ट आइडिया थे वो ज़्यादा यूरोप में फैलते गए, बट सबसे ज़्यादा बच्चा लोग ये रशिया में फैलेंगे। तो जो भी सोसाइटी यहाँ पर सोशलिस्ट फॉर्मेशन कर रही थी वो थी सेकेंड इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं सोशलिज्म को प्रोपोगेट करने की। इंग्लैंड और जर्मनी में भी लोग एसोसिएशन बनाने लगते हैं क्योंकि मेजरली जो लोग थे वो वर्कर्स ही थे और अपनी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए डिमांड कर रहे थे। इसीलिए जर्मनी में एक स्पेशल पार्टी भी बनाई जाती है जिसको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कहते हैं, जो कि इलेक्शन जीत भी जाती है, और एक लेबर पार्टी ब्रिटेन की जो कि बहुत ज़्यादा मदद करती है, और सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस की बहुत ज़्यादा लोग अब सोशलिज्म को मानने लगता है। तो धीरे धीरे अब हो क्या रहा है स्टोरी में ये कि अब लोग सोशलिज्म को लेकर अपना सरकार बनाना चाहते हैं। कंजर्वेटिव कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि सारे के सारे लोग अब जो है इस तरीके से बदलाव लेके आए सोसाइटी में जहाँ पर सारी चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो धीरे धीरे अब हमने ये बेसिक कहानी पढ़ ली और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रशियन रेवोल्यूशन। जितनी डिमांड पूरे यूरोप में सोशलिज्म की थी उतनी कहीं गुना ज्यादा रशिया में थी, क्योंकि रशिया में ज्यादातर लोग जो हैं वो वर्कर्स बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे। इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑफ यूरोपियन स्टेट दिस सिचुएशन वाज रिवर्स। सोशलिस्ट यहाँ पर गवर्नमेंट को भगाना चाहते थे रेवोल्यूशन, क्रांति लेके आके, और फरवरी 1917 में ये हुआ भी। बट ये कैसे हुआ जिसको हम रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जार निकोलस 1914 में वहाँ का राजा रशिया को चला रहा था। बिसाइड्स टेरिटरी अराउंड मॉस्को, रशियन बहुत सारा एरिया उसके अंडर में होता था। मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन की बात करें तो वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स, क्रिश्चियनिटी और बहुत सारे जो ऑर्थोडॉक्स लोग थे, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स रहते थे। तो इकोनॉमी सोसाइटी को समझते हैं। बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी की बात करें तो ज़्यादातर जो भी लोग थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे। 85% लोग रशिया में एग्रीकल्चर से अपना पालन पोषण करते थे। प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा हाई था। फॉर इंस्टेंस जर्मनी की बात करें इसमें 40 और 50% ही फार्मर्स थे। बाकी सारे लोग यहाँ पर रशिया में मेजर एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन करते थे। इंडस्ट्री भी मिलती थी यहाँ पर, बट पॉकेट्स में ही, और प्रोमिनेंट दो टाउन सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। बहुत सारे क्राफ्ट में प्रोडक्शन करते थे इंडस्ट्रीज के साइड में बैठ के। फैक्ट्रीज लगाई जा रही थी, रेलवेज भी बढ़ते जा रहे थे, पैसा आता जा रहा था, कोल प्रोडक्शन भी डबल हो गया, यानी कि अच्छा सब कुछ चल रहा था रशिया में। सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रीज होती थी, यानी कि प्रॉब्लमैटिक फिगर। धीरे धीरे गवर्नमेंट को लगेगा कि वो मिनिमम वेजेस और लिमिटेड आवर्स करेगी, बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन। इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वाज समटाइम्स 15 आवर्स कंपेयर टू 10 to 12 आवर्स। तो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी और वर्कर्स भी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड थे, यानी कि डेफिनेटली पीपल वर एक्चुअली अर्निंग मनी, बट जो बड़े लोग होते थे, कैपिटलिस्ट लोग, वही पैसा कमा रहे थे। वर्कर्स अभी भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। तो वर्कर्स बच्चे लोग यहाँ पर क्या थे, अपने आप में भी डिवाइडेड थे। बहुत जो वर्कर्स होते थे, कुछ बहुत स्किल्ड होते थे जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे, और कुछ वर्कर्स बच्चे लोग यहाँ पर गरीब होते थे जो कि उनके ड्रेस और मैनर्स में भी दिख जाता था। तो किसी को जॉब बहुत ज़्यादा टाइम तक मिलती थी और किसी को बहुत कम जॉब मिलती थी। तो वर्कर्स भी आपस में बहुत ज़्यादा
डिवाइडेड थे। बट इस डिवीजन के अलावा भी बच्चों लोग अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी होती थी वो अपनी यूनिटी बना लेते थे और बहुत बार वो स्ट्राइक्स पर चले जाते थे और ऐसी स्ट्राइक्स रशिया में बहुत बार देखी गई। अगर कंट्री साइड की बात करें तो कंट्री साइड में रहते थे पेजेंट्स और पेजेंट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे नोबिलिटी को। लाइक वर्कर्स पेजेंट्स टू वर डिवाइडेड, अब पेजेंट्स भी यहाँ पर थे डिवाइडेड क्योंकि कुछ जो है यहाँ पर बड़े पेजेंट्स थे, कुछ छोटे पेजेंट्स थे और वो बिल्कुल भी नोबिलिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते थे। अब नोबल्स को पावर मिलती थी, अपनी पोजीशन मिलती थी क्योंकि वो जार को जो है यहाँ पर बहुत सेवा करते थे, बट उनकी लोकल पॉपुलैरिटी ज़्यादा नहीं थी। तो ये चीज़ होती गई और हम लोग यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था कि ज़्यादा मोटिवेशन जो भी रशिया को मिला है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला है। तो धीरे धीरे समझते हैं कि अब कहानी में क्या है। अब रशियन पेशेंट्स डिफरेंट थे यूरोपियन पेशेंट्स से। एक और चीज़ कि यहाँ पर ना रशियन पेशेंट्स एक यूनिक काम करते थे, वो जो भी प्रॉफिट होता था उसको पूल कर लेते थे और वो क्या करते थे, उसको मीर कहते थे और उस मीर को आपस में इक्वली डिवाइड कर देते थे। तो डेफिनेटली फ्रांस में ये नहीं होता था, बट ये जो है हमारे रशियन पेशेंट्स जो थे वो ऐसे करते थे। तो सोशलिज्म रशिया में कैसे आता है? देखो 1914 से पहले तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनाना ही इलीगल था। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1898 में बनती है और वो मार्क्स के आइडियाज को बहुत ज़्यादा फोकस करती है और ऑब्वियसली वो एक इलीगल तरीके से काम करती है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स बनाए जाते हैं, वर्कर्स को मोबिलाइज करती है। अब जो रशियन सोशलिस्ट होते हैं वो रशियन पेजेंट्स को ये कहते हैं क्योंकि पेजेंट्स जो हैं वो ज़्यादा यहाँ पर मेन फोर्स रह सकते हैं, नॉट वर्कर्स, क्योंकि पेजेंट ज़्यादा है यहाँ पर। 85% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल एंगेज इन एग्रीकल्चर। सो अब यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा डिवाइड होने लगते हैं और एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी भी बनाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते करते धीरे धीरे बच्चे लोग ये बोलती है कि सारी की सारी जो भी ज़मीन है वो पेजेंट्स को ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए। बट ऑब्वियसली यहाँ पर लोग बिल्कुल भी नहीं मानेगा, ज़ार ऐसा नहीं, कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि उसके पास जो प्रॉपर्टी वो ऐसे ही अपने सिपाहियों में बांट दे या फिर जो भी जिसको वो कंट्रोल करा उनमें बांट दे। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ पर एक जो लेनिन होते हैं उनके आइडिया से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि लेनिन कहते हैं कि पेजेंट्स भी यूनाइटेड नहीं है बल्कि पेजेंट्स भी रिच और पुअर में डिवाइडेड हैं और वो लेबर की तरह काम करते हैं। तो हमें वर्कर्स को ही मेन फोर्स बनाना चाहिए। तो पार्टी अब डिवाइड हो जाती है और एक व्लादिमीर लेनिन जो कि अब बोल्शेविक पार्टी को जो है चलाएंगे और एक तरफ दूसरी तरफ बच्चे लोग मेंशेविक पार्टी जो कि दूसरी विचारधारा को बिलीव करेगी। यानी कि कहने की बात ये कि अब पूरा रशिया जो सोशलिज्म चाहता था वो दो खुद रास्तों में बट गया है और एक बोल्शेविक्स चाहते हैं कि थोड़ा रेडिकल, मेंशेविक्स चाहते हैं कि थोड़ा प्यार से और जो है बिना लड़ाई झगड़े के ज़्यादा चीज़ें रहें। तो अब एक ऐसा समय आता है 1905 में, रशिया क्योंकि एक ऑटोक्रेसी थी, जार का फुल कंट्रोल था और उसको जो भी सब्जेक्ट थे कोई भी क्वेश्चनेबल नहीं था, वो जो चाहता था वो तब कर सकता था। तो टुगेदर विद सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशनरीज वर्कर्स और पेजेंट साथ में काम करते हैं और बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम एक फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। हाउएवर जो भी बच्चे लोग यहाँ पर उनको सपोर्ट मिलता है वो बहुत ज़्यादा आसपास की सोसाइटी से मिलता है। बट 1904 में जब ये सारी बात चल रही होती है तो उसी समय रशिया का जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से अभी हमने पढ़ा उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से बच्चे लोग उनके पैसे भी वो लोग नहीं कमा पाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उनके फेवर में नहीं होती हैं, बहुत बार फसल भी फेल हो जाती है। तो धीरे धीरे बच्चे लोग मेंबर्स जो हैं वो और ज़्यादा चाहेंगे कि रशिया का जो राजा है ज़ार उसको भगा दिया जाए। उसी के साथ साथ जब लोगों के पास काम नहीं था तो फैक्ट्री से कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया गया और जब लोगों को जॉब से निकाल दिया गया तो अगले ही दिन 1,10,000 लोग सेंट पीटर्सबर्ग इंडस्ट्रियल टाउन में अपनी प्रदर्शन पर, स्ट्राइक पर निकल जाते हैं और वो चाहते हैं कि वैसे ही हम लोगों को पैसा कम मिल रहा है और हम लोगों से काम ज़्यादा कराया जा रहा है और हमें प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा है। इस प्रोसेशन को लेड करते हैं फादर गोपॉन और वो बोलते हैं कि हम लोग अब पुलिस और कोसैक्स पर, यानी कि जो राजा की फौज है या फिर जो भी गवर्नमेंट चीज़ें हैं उनको अटैक करेंगे और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बच्चे 100 से अधिक लोग मर जाते हैं और 300 लोग घायल हो जाते हैं और इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे भी कहा जाता है क्योंकि सड़कों पर चारों तरफ खून था। चारों तरफ कंट्री में स्ट्राइक्स थे, कॉलेजेस बंद कर दिए गए, सिविल लिबर्टीज को बैन कर दिया गया, लॉयर्स, डॉक्टर, इंजीनियर सारे लोग अब चाहते थे कि इतनी ज़्यादा दंगा फसाद हो रहा है तो अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाई दो। अब ये जो रेवोल्यूशन हुआ, जार को अलाउड था कि वो डूमा जो है इलेक्ट करता है या फिर वो एक मीठी टॉफे दिखा देता है लोगों को कि ठीक है इतने ज़्यादा प्रदर्शन हो रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक पार्लियामेंट बना देता हूँ। बट वो पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ दिखावे का खेल होता है, वो बहुत सारे लोगों की बात नहीं सुनता है। कमिटीज़ अनऑफिशियली काम करती हैं, धीरे धीरे वो थोड़ी दिन बाद ही 75 डेज के अंदर डूमा को रिजेक्ट कर देता है और जब सेकेंड डूमा होती है तो उसमें कुछ भी क्वेश्चन करना अलाउड नहीं करता है और थर्ड डूमा में तो वो बच्चे लोग सिर्फ कंजर्वेटिव को ही बुलाता है। यानी कि रशिया बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था आज़ादी पाने के लिए बट बिल्कुल भी उसको आज़ादी ज़ार नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे समय बीत जाता है और समय आ जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का और उसमें रशियन एम्पायर का बहुत बड़ा रोल है। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड शुरू होता है। यूरोपियन एलाइज जर्मनी, इटली एंड टर्की के बीच में, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया के बीच में, जिसको लेटर ऑन रोमानिया के नाम से जाना जाएगा। पहले तो लोगों को लगता है कि ये ऐसे ही शुरू हुआ, 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा, बट चलो पर ये 4 साल चलता है। जब ये 4 साल चलता है तो ज़ार निकोलस वैसे ही कुछ अपनी लाइफ में अच्छा नहीं कर पा रहा था और उस बीच वो अपनी
अपने बहुत सारे फौजी को खो भी देता है। शुरू में लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बट धीरे-धीरे बच्चे लोग एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स भी हर्ट होने लगता है। क्योंकि जो आपकी ज़ार की रानी थी, दैट वाज़ अलेक्जेंड्रिया, ठीक है, ज़रीना अलेक्जेंड्रिया जो थी वो जर्मन ओरिजिन से थी और लोग उसको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। और स्पेशली एक मॉन्क रासपुतीन जो कि एरिस्टोक्रेसी को बहुत अनपॉपुलर बनाता था, जो हमेशा षड्यंत्र ही रचता रहता था। तो बहुत बार फौजी जो थे बच्चे लोग वो बिल्कुल मना कर देते थे। डिफीट्स बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी, तो रशिया का जो ट्रस्ट था उसके राजा में वो छूटता जा रहा था। 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इंडस्ट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, सारी चीज़ें तहश नहश हो गई हैं। इक्विपमेंट्स अब जो है ज़्यादा पैसा जो कमा रहे थे, सारे रेलवे लाइन्स जो हैं वो तोड़ दिए गए, और जो भी एबल बॉडी मेंस थे वो अब नहीं हैं, और लेबर की शॉर्टेज हो जाती है। बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद करने लगते हैं अब लोगों को, यहाँ तक कि बेसिक ब्रेड की जो कमी होती है वो भी खलने लगती है। घंटों घंटों लाइन में लग के उनको ब्रेड भी नहीं मिल रही होती है। तो धीरे धीरे समय आ जाता है एक और रेवोल्यूशनरी का, क्योंकि लोग परेशान हैं तो एक और रेवोल्यूशन करेंगे। अभी अक्टूबर का हम लोगों ने देखा था जिसको ब्लडी संडे कहा जाता है। अब विंटर 1917, अभी भी विश्व युद्ध कंटिन्यू है, बट बहुत ज़्यादा रशिया में सीरियस सिचुएशन है। पेट्रोग्राड में इतनी ज़्यादा जो है चीज़ें थी कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, रातों रात बच्चे लोग वो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक तरफ जहाँ पर लेफ्ट तरफ फैशनेबल एरियाज तो उनको अटैक करने के लिए भी रेडी हैं। जैसे ही राजा को पता चलेगा कि लोग अटैक करने वाले, उनको रास्ते में डेफिनेटली रोका जाएगा। पार्लियामेंट्रीज चाहते थे कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रिजर्व रखें और वो जार को यहाँ पर डूमा को हटाने से रोक ले। बट फरवरी 22 को लॉकआउट यानी कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन राइट बैंक पर लगा दी जाती है। लोगों का पूरा फुल प्रूफ प्लान होता है कि वो अब जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं उन पर अटैक कर देंगे और सारी की सारी चीज़ें अपने हाथ में ले लेंगे और जार को निकाल के भगा देंगे। नेक्स्ट डे वर्कर्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं अपनी सिंपैथी में, जिनको जॉब से निकाला गया था। इवन वुमेन भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, और इस दिन को इंटरनेशनल वुमेंस डे के तहत भी आज भी सेलिब्रेट करा जाता है। सो जो भी बच्चे लोग यहाँ पर लोग वर्कर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे एट दिस पेज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक्टिवली ऑर्गेनाइज नहीं कर रही थी। फैशन क्वार्टर्स, ऑफिशियल बिल्डिंग्स को वर्कर्स ने घेर लिया था। गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगाया हुआ था। 24 और 25 फरवरी आ चुकी है और अभी तक बच्चे लोग यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 और 25 तारीख को गवर्नमेंट को लगा कि अब तो सिचुएशन वर्कर्स की है जो सामने ही बैठे हुए हैं और हमें कुछ करने भी नहीं दे रहे हैं, तो कैवलरी को बुलाया जाता है और पुलिस को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि इन पर नजर रखना। 25 की सुबह संडे को डूमा को सस्पेंड कर दिया जाता है। पॉलिटिशियन को बाहर रखा जाता है इस मामले से। जो भी वर्कर्स वहां पर डेमोन्स्ट्रेटर थे वो देखते रहते हैं। 27 को पुलिस हेडक्वार्टर्स को रैंसैक कर लेते हैं और लोग स्लोगन लगाने लगते हैं, ब्रेड के प्राइसेस कम कर दो, बेटर वेजेस देने लग जा, हमें प्लीज डेमोक्रेसी दे दो। तो ये सारी सिचुएशन हाथ से चले जाती है सरकार की, यानी कि जार निकोलस की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और वो फिर से दोबारा से कैवलरी को बनाता है। कैवलरी अब मना कर देती है, देखो ये लोग सही तो कह रहे हैं, ये लोग बिल्कुल एकदम सही डिमांड कर रहे हैं और हम लोग इनकी सुनने वाले हैं, हम लोग अब आपके लिए काम नहीं करेंगे। और जब यहाँ पर बच्चे लोग कोई भी किसी को ये बोलेगा कि हम आपके लिए काम नहीं करेंगे, तो उसको ना चाहते हुए भी अब कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। सो वेरी नेक्स्ट डे बच्चे लोग जब सारी चीज़ें बिल्कुल हाथ से चली जाती हैं, एक डेलीगेशन में जार मिलने जाता है मिलिट्री कमांडर से और उसको वहाँ वो एडवाइस कहता है कि आप अपनी गद्दी को छोड़ दो, अदरवाइज ये लोग आपको जिंदा ही मार देंगे। तो वो मिलिट्री कमांडर भी की एडवाइस मान लेता है और 2 मार्च को अपनी गद्दी छोड़ देता है। अब सोवियत लीडर्स और डूमा लीडर्स को एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलकर बनाते हैं जिसमें जो जार का कोई भी रोल नहीं होगा। अब रशिया का फ्यूचर डिसाइड करने वाली थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कि एक यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज पर बेस्ड होगी, यानी कि सब लोग यहाँ पर वोट देने वाले थे। और पेट्रोग्राड में फरवरी रेवोल्यूशन होता है 1917 में। अब आफ्टर फरवरी क्या चीजें चेंज होती है जार के जाने के बाद, ये सारी चीजें समझते हैं। आर्मी ऑफिशियल, लैंड ऑनर, इंडस्ट्रीज बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। तो मतलब अभी भी पूरी तरीके से जो लोग वर्कर्स चाहते थे वो नहीं हुआ, अभी भी कुछ अमीर लोगों के हाथ में ही दोबारा से चले गए। बट लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, बट फिर भी कुछ लिबरल लोग थे और बहुत सारे सोशलिस्ट भी उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करते। रेस्ट्रिक्शंस फिर भी जो लगी हुई थी वो हटा दी गई और यहाँ पर सोवियत का पेट्रोग्राड नाम हर जगह एक सिस्टम ऑफ इलेक्शन से फॉलो करा जाता है। इन अप्रैल 1917 बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन वापस आ जाते हैं, जिनको बाहर निकाल दिया था जार ने। अब वो वापस आने के बाद बोलते हैं कि मैं तो आपको पहले ही बता के गया था कि युद्ध नहीं करना चाहिए था और देखो युद्ध हो गया तो हम कितने लोग पीछे चले जा चुके हैं। हम लोगों की जितनी भी इकॉनमी हम लोगों ने बनाई थी और वो पीछे हो गई। और इसी में ही लेनिन जब एग्जाइल में थे उन्होंने एक थीसिस लिखी थी जिसको अप्रैल थीसिस के नाम से वो जानते थे और उन्होंने ये भी बोला कि अब मैं बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी रखने वाला हूँ उसके और ज़्यादा उग्र एम्स के लिए। तो यहाँ पर बच्चे लोग अप्रैल थीसिस में वो लिखता है कि जो वॉर है वो नहीं होनी चाहिए, वॉर को वापस लेना चाहिए और ये एटीट्यूड पहले ही बदल देना चाहिए था। समर में वर्कर्स अभी भी बहुत ज़्यादा जो है काम कर रहे थे, फैक्ट्री कमिटीज़ बनती जा रही थी, लोग इंडस्ट्रियलिस्ट के बिहेवियर को क्वेश्चन करने लगे थे, बहुत सारे ट्रेड यूनियन बन रहे थे और सोल्जर्स भी अपनी कमेटी आर्मी में बना रहे थे, यानी कि इक्वालिटी की
सारे तरफ से डिमांड हो रही थी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जब यहाँ पर ये लगता है कि उसकी पावर रिड्यूस हो रही है और बोल्शेविक का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, क्योंकि वो लोगों को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर पा रहा है, तो वो कुछ अटेम्प्ट करता है। और वो ये करते हैं कि जो भी वर्कर्स यहाँ पर बच्चों लोग अटैक कर रहे थे, जो भी यहाँ पर लीडर्स अटैक कर रहे थे बोल्शेविक, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। जुलाई 1917 पर उन पर बहुत सारे एक्शंस लिए जाते हैं और बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स तो भाग भी जाते हैं। मीनवाइल कंट्री साइड में पेशेंट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी एक और अनाउंसमेंट जो है फैल जाती है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बोल्शेविक्स करने वाले हैं। जैसे ही खबर फैलती है तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर इवन पेशेंट्स भी छोड़ छाड़ के अपना चले जाते हैं, और जो आर्मी ऑफिशियल्स होंगे वो भी छोड़ छाड़ के जमीन लेने के लिए चले जाएंगे। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 3.2 द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर। अब बच्चे लोग, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और बोल्शेविक्स के बीच में बड़ी खींचातानी चल रही है और लेनिन को लग रहा था कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट आ गई तो वो पूरी डिक्टेटरशिप लगा देगी। तो सितंबर में बच्चे लोग वो अपनी सरकार को मोटिवेट करता है, अपने लोगों को एक आर्मी बना के साथ में लेके आने की कोशिश करता है। 16 अक्टूबर 1917 में वो पेट्रोग्राड और बोल्शेविक पार्टी का सीजर भी कर लेता है। मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी यहाँ पर वो बनाता है लियोन ट्रोट्स्की, जो कि उस समय जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और इसको एक सीक्रेट रखा जाता है वो ये कब करने वाले हैं। तो यहाँ पर 24 अक्टूबर को ये सारी चीज़ें समझते समझते क्रेंस्की कहता है कि अब कुछ तो प्लानिंग बोल्शेविक्स कर रहे हैं और हमें भी कुछ करना पड़ेगा। तो जैसे ही अंधेरा होता है, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर बोल्शेविक्स के जो भी चीज़ें करने वाले थे उनको पकड़ लेते हैं, और जो भी प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे वो टेलीफोनिक जो भी बातचीत होती थी उसको भी रोक देते हैं। बट उससे पहले बोल्शेविक इनके चाल को समझ जाती है, और बोल्शेविक्स के लीडर को अभी तक लेनिन अपने अंडरशिप में, अपने लीडरशिप में जो भी मोटिवेट कर रहा था वो उससे पहले वो सारी चीज़ें समझ जाते हैं। और बाय द दिसंबर बोल्शेविक सारा मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया कवर कर लेते हैं, और अब पूरी जो गद्दी है रशिया की वो लेनिन के हाथ में आ जाती है, ना कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। अब अक्टूबर के बाद कहानी में क्या होता है, बोल्शेविक टोटली ऑपोज थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो इंडस्ट्रीज और बैंक को नेशनलाइज करेंगे, यानी कि सरकारें बना लेंगे। अब सारे हिसाब बोल्शेविक सरकार के हाथ में, यानी कि सारी की सारी मैनेजमेंट पेजेंट्स को अलाउड था नोबिलिटी की ज़मीन छीनना, और बोल्शेविक्स अब अपना हर तरीके से इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहते थे। वो जितने भी एरिस्टोक्रेसी में टाइटल्स उनको भी बैन कर देते, और एक नया बदलाव और इवन नई यूनिफॉर्म भी आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए यहाँ पर बैन कर देते हैं, और एक नई तरीके की हैट भी वो पहनने को बोलते हैं, जो कि आपको फिगर 12 में दिख भी रही होगी। बोल्शेविक पार्टी अब अपना नाम बदल के रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख लेती है। ठीक है, 1917 में बोल्शेविक इलेक्शन भी लड़ती है, बट वो उसको मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, जनवरी 1918 में असेंबली जब रिजेक्ट कर देती है बोल्शेविक को, लेनिन डिसमिस कर देता है असेंबली को, और वो कहता है कि रशियन कांग्रेस और सोवियत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है और अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब उसकी ऑपोजिशन के तहत भी बोल्शेविक जर्मनी के साथ पीस बना के कुछ यहाँ पर नेगोशिएशन तय कर लेती है, और बहुत ज़्यादा मदद वो जर्मनी से भी लेती है। तो रशियन धीरे धीरे एक वन पार्टी सिस्टम बन जाता है जिसमें सिर्फ लेनिन का ही रोल रहेगा। बट धीरे धीरे बच्चे लोग इतने सारे एक्सपेरिमेंट और आर्किटेक्चर में करते करते बहुत सारी चीज़ें पीछे छूटती जाएंगी, और एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन भी क्रिएट होगी। जब बोल्शेविक इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रॉमिस कर रहा था, तो एक इसकी ऐसी प्रॉमिस भी थी जो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं हुई, और वो थी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। बोल्शेविक्स बोलेगा अपने लोगों को कि वो ज़मीन को रीडिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, यानी कि हर एक इंसान को पर्टिकुलरली बहुत सारी ज़मीन उसके हिस्से में देने वाला है। तो रशियन आर्मी को यहाँ पर लगता है कि हमें भी अगर हम घर चले जाएंगे तो हमें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़मीन मिल जाएगी। तो जितने भी लोग थे बच्चे लोग वो घर चले जाते हैं, और धीरे धीरे बोल्शेविक्स का सपोर्ट टूटने लगता है, क्योंकि एक सपोर्ट एक अच्छी आर्मी की वजह से ही बना रहता है। और अब बहुत सारे लोग ग्रीन्स, वाइट्स एंड दी रेड्स में डिवाइड होने लग जाएंगे। चारों के चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होगा, और सपोर्टर्स जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑब्वियसली जो वाइट थे वो पेजेंट्स के ऊपर ज़्यादा जो है एक्शन लेंगे, और यहाँ पर अपनी पावर को सीज करने के लिए जो नॉन बोल्शेविक लोग थे उनका अब ज़्यादा फेवर नहीं है। बोल्शेविक्स अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं आपके रशिया में, और वो बहुत सारे लोगों से अलग अलग जो भी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे उनकी हेल्प ले रहे थे। कॉपरेशन यहाँ पर हो नहीं पा रहा था और बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बट पार्टी चाहती थी कि सारी की सारी चीज़ें बोल्शेविक्स के हाथ में ही रहें, और बोल्शेविक एक रशियन एम्पायर दिसंबर 1922 में क्रिएट भी करता है। बहुत सारे लोग बोल्शेविक्स को अलाउड नहीं करते हैं, उसको लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं, बट डेफिनेटली उसका वन पार्टी सिस्टम यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। अब ये सोशलिस्ट सोसाइटी जब बना रहे थे तो क्या क्या चीज़ें प्रॉमिस करते हैं। अब ये जो सिविल वॉर यानी कि आपस में लोग लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, खुद ही जो है रशिया में डिवाइड हो गए, तो बोल्शेविक्स अभी भी इंडस्ट्रीज और बैंक को नेशनलाइज रखता है, पेशेंट्स को वो कल्टीवेट करने देता है नोबल्स के लैंड, और बहुत सारी ज़मीन जो यहाँ पर जो उन्होंने कैप्चर करी थी उसको कलेक्टिवली काम करने के लिए दे देता है। A process of centralized planning was introduced. Official assessed how the economy could work for a period of 5 year. अब 5 year plans बनाए जाते हैं। पहला 5 year plan था 1927 से 1932 तक, 1933 से 1938 तक दूसरा प्लान। सेंट्रलाइज प्लानिंग से बहुत ज़्यादा पैसा
नई फैक्ट्रीज, रैपिड कंस्ट्रक्शन, बट फिर भी वर्किंग की कंडीशन अभी भी नहीं सुधरी है। तो धीरे धीरे बच्चे लोग स्कूलिंग सिस्टम भी इंप्रूव होता है, अरेंजमेंट फैक्ट्री वर्कर्स के लिए होते हैं, क्रैचेस फैक्ट्रीज में लगा दी जाती क्योंकि वही तो उसने प्रॉमिस करा था। चीप पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड होती है, बट लोगों को अभी भी खुशी नहीं मिलेगी क्योंकि अभी भी इतनी ज़्यादा सिचुएशन ग्रिम है, क्योंकि लेनिन यहाँ से चला जाएगा और उसका सक्सेसर जो आएगा स्टेलिन, वो एक ऐसा प्रोग्राम करेगा जो रशिया की हिस्ट्री को और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बनाएगा। यहाँ पर ये सारे प्लानिंग करते करते बहुत ज़्यादा एक डिजास्ट्रस चीज़ होगी स्टेलिन की तरफ से। 1927-1928 में जो सोवियत रशिया था वो एक्यूट शॉर्टेज देख रहा था ग्रेन्स की। अब लेनिन का सक्सेसर था यहाँ पर स्टेलिन। स्टेलिन जब यहाँ पर आता है कहानी में लेनिन की मृत्यु के बाद, तो ये कहता है कि मैं सारी चीज़ों को सही करने वाला हूँ, और वो ये बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बड़े बड़े पेशेंट्स हैं उन्होंने अपने पास चीज़ें होल्ड करके रखी हुई हैं। और यहाँ तक कि बच्चे लोग पार्टी के मेंबर जो थे वो सुपरवाइज करने के लिए भी कुल्लक्स, यानी कि जो वेल टू डू फार्मर्स हैं, वेल टू डू पेशेंट्स, उन्होंने अपने कुल्लक्स, यानी कि आप गुल्लक से इसको याद रख सकते हो, और उन्होंने अपने पास जो भी अनाज है वो भंडार बना के रखे हैं, और वो जब महंगे हो जाएंगे तो उनको बेचने वाला था, ऐसा स्टेलिन कहता है। और स्टेलिन कहता है कि इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है कि हम स्मॉल साइज पेशेंट्स को तो मॉडर्नाइज नहीं कर सकते, बट मॉडर्न फार्मर से सारी चीज़ें खरीद के कुल्लक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, और इसके लिए हमें करना पड़ेगा कलेक्टिवाइजेशन। यानी कि अगर हमें इक्वालिटी लेके आनी है तो हमें बड़े पेशेंट्स को यहाँ पर कहानी से हटाना पड़ेगा और चीज़ों को कलेक्टिवाइज करके, यानी कि कोलकोस, कुल्लक्स की जगह आप कोलकोस, और जो भी प्रोडक्शन हो रही है, मान लीजिए 1 करोड़ की प्रोडक्शन हो रही है और उसको सब लोगों में इक्वली डिवाइड कर दिया जाए, तो इस पूरे के पूरे थ्योरी में आपका जो है यहाँ पर स्टेलिन बिलीव करता है। बट टू एंड योर एंड माई सरप्राइज बच्चे लोग, बहुत सारी चीज़ें होंगी। पेशेंट्स खुद की ही फसल को जला देंगे। जो अमीर पेशेंट्स थे वो नहीं चाहते थे कि गरीब पेशेंट्स के बीच में सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो, तो वे चाहते हैं कि मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं, तो सारी चीज़ जला देते हैं। बहुत जो पेशेंट्स थे अमीर अमीर, उनको भगा दिया जाता है, वो देश निकाला ले लेते हैं। अब सोसाइटी में चारों तरफ अफरा तफरी थी और स्टेलिन को पता चल गया कि ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, और उसको ये भी पता चल गया कि इंस्पाइट जो कलेक्टिवाइजेशन आया उससे कुछ भी नहीं हुआ, और बल्कि और ज़्यादा या लोगों ने यहाँ पर अपनी फसलों को जला दिया क्योंकि वो अपना प्रॉफिट किसी और के बीच में शेयर नहीं करना चाहते थे। बहुत सारे लोग जो पार्टी में थे, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी में, वो बोलते थे कि देखो ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल भी काम नहीं आ रही, और स्टेलिन और उसकी कुछ भी चीज़ काम नहीं आई, और उसके ऊपर भी बहुत सारे एक्यूजिशन लगाए गए कि कितना भी कोशिश करने के बाद वो भी कुछ चीज़ें सही नहीं कर पाया। उसी के साथ साथ कुछ भी चीज़ें रशिया में यहाँ पर अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। बट हमारा लास्ट टॉपिक है क्लास का, ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। अब बच्चे लोग, जो भी एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टी थी यूरोप में, वो बोल्शेविक्स ने जैसे पावर ली, जिस तरीके से अफरा तफरी मचाई, वो बिल्कुल सही नहीं था, और पॉसिबिलिटी थी कि सारी चीज़ें इससे अच्छे से हो सकती थी, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने करा। बोल्शेविक्स ने लोगों को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्फ्लुएंस करा, जिसकी वजह से उसको इंटरनेशनल लेवल पर बहुत तारीफ का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से बाय द 1950s उसको एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट तो समझा जाता था, बट रशियन रेवोल्यूशन को लोग हमेशा याद रखते थे, और बहुत लोग बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं होते थे अपने देश में सोशलिज्म को लेके आने के लिए। अब बैकवर्ड कंट्री अब एक ग्रेट पावर कैसे बनेगी, बहुत सारी एग्रीकल्चर, बहुत सारे जो है इंडस्ट्रीज में उसको बहुत सारी चीज़ सही करनी थी, और इनिशियल फ्रीडम जो लोगों को दी गई थी, बट वो बाद में रिप्रेसिव पॉलिसीज बना दी गई। फेल्ड लीडर्स की वजह से बहुत सारे आइडियाज शेयर नहीं हुए, और अब लोग रशिया का रेवोल्यूशन जो था सोशलिज्म के लिए, उसको बहुत ही अलग अलग नज़रिए से भी देखेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप दैट यू लव दिस क्विक एंड ईजी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, और अब मिलते हैं अपने बाकी नेक्स्ट चैप्टर्स में। थैंक यू सो मच एवरीवन, sending you all lots of love. Bye bye, take care.